अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफ़िज़ नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, मौसम की सूरत हाल का अगर हम प्रोग्राम के शुरू में जिक्र करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त बादल छाए हुए हैं और कराची में भी इस वक्त अच्छे खासे बादल हैं। सुबह सुबह मैं किसी का रेडियो शो सुन रहा था और वो कराची से ताल्लुक़ रखते थे, तो कराची में भी काफ़ी बादल और ये भी है कि रात को इस्लामाबाद में बारिश भी हुई है। तो बहुत अच्छा मौसम है और आजकल ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये सावन का मौसम बढ़ता जा रहा है और ये तकरीबन 15 सितंबर तक इसी तरीके से मौसम रहेगा। तो इन्जॉय करें बारिश को भी और बहुत सारा अपना ख्याल भी रखें। बीमारियां भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं इस सीज़न में, तो अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सेफ्टी एडवाइजरी जो है वो लाजमी पढ़ लें, ताकि पता चल जाए आपको कहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का प्रॉब्लम है, कहाँ पर अगर कहीं पर सैलाबी सूरत हाल का सामना है किसी इलाके को, तो वहाँ पर रुख ना करें। और अर्बन फ्लडिंग भी है तो कई शहरों में भी जाने से पहले जो है ज़रा चेक कर लें। बिल्कुल। और आपको पता है ना, जब आज के दिन एक अजीम शख्सियत जो है वो इस दुनिया में आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी बता दिया जाए कि आज कौन सी अजीम शख्सियत इस दुनिया में आई थी। और वो अजीम शख्सियत जो है वो बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो इनको बर्थडे विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू नजम। और हमारे तमाम व्यूअर्स की तरफ से, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से आपको बर्थडे की ढेर 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 सारी विशेष। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर आज का दिन बहुत अजीम है क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ और अगर मैं ना पैदा होता तो आप और मैं इस तरीके से आमने सामने ना होते। सो डेफिनेटली बहुत शुक्रिया आप सबका। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में न्यूज़ की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं और बड़ी ही मुकद्दस जगह से मुकद्दस ख़बर है हमारे पास, और वो ये है कि मक्का मुकरमा में काबतुल्लाह शरीफ खाना काबा को गुस्ल देने के रूह परवर मनाजिर जो हैं वो कल हम लोगों ने देखे। तो हमने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ भी इन्हीं खूबसूरत मनाजिर के साथ किया जाए और आपको दिखाया जाए कि ये खूबसूरत मनाजिर जब खाना काबा का दरवाज़ा खुला और फिर अंदर के मनाजिर आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कैमरे की निगाह से कि वो रोशनी, वो नूर, वो झलकता हुआ वैसे ही काबे की हिबत से नज़र आता है। लेकिन जब अंदर का मंजर आप देखते हैं तो हर मुसलमान का दिल जो है ना वो धड़कना शुरू हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी एफिलिएशन है आपकी दीनी तौर पर, इमोशनली तौर पर, कि बहुत अच्छा लगता है। हरमैन शरीफैन के उमूर से मुतालिक वेबसाइट पर ये ख़बर शाया हुई और ये वीडियो सामने आई जिसमें कलीद बरदार यानी कि जिनके पास चाबी होती है, अल शेख डॉक्टर सालेह आल ज़ैन ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला और खाना काबा के गुस्ल की तकरीब में नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा बदर बिन सुल्तान ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। गुस्ल काबा के दौरान बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों को और फ़र्श को साफ़ किया गया, जबकि गुस्ल काबा के लिए 20 लीटर आब ज़मज़म और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। गुस्ल के बाद खाना काबा को खालिस ऊद, अर्के गुलाब और बखूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। तो बहुत ही खूबसूरत खबर थी और इसके साथ ही हमारा दिन जो है वो डबल खूबसूरत हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज़ से जब आगाज़ होता है प्रोग्राम का तो ब्लेसिंग्स वैसे ही आना शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल से हर मुस्लिम के लिए बड़ी स्पेशल चीज़ होती है। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा कल से वायरल हो रही है और हर जगह पे आप चाहे कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल लें उस पर आपको ये वीडियो लाजमी जो है वो देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया की बात हो रही है तो आपको बताती चलूँ कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि मेरे ख्याल से बच्चों से लेकर बड़े तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो है यूट्यूब। क्योंकि बच्चे ऑल द टाइम उस पर वीडियोस देखते रहते हैं, बड़े भी देखते रहते हैं। हमारा कोई भी काम होता है तो हम फ़ौरन हेल्प लेने या तो गूगल के पास जाते हैं या फिर यूट्यूब के पास जाते हैं। तो यूट्यूब ने यूट्यूब म्यूज़िक और यूट्यूब प्रीमियर का आगाज़ का जो है वो ऐलान कर दिया पाकिस्तान में भी और दुनिया की दीगर ममालिक में भी। और ये क्या है जी, ये एक पेड मेंबरशिप है और यूट्यूब पर इश्तिहारात के बगैर और ऑफलाइन और बैकग्राउंड प्ले के साथ देखने के तजर्बे को बेहतरीन बनाती है। तो अब आप एड्स को जो है वो स्किप कर सकते हैं। वो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है कि ऑल द टाइम बीच में वीडियो को देखते देखते एड्स जो है बीच में मुखिल हो जाते हैं, तो बिल्कुल वो आप क्या करेंगे, स्किप वाला ऑप्शन आपके पास अब नहीं भी होगा, तो आप डायरेक्टली जो है अपनी वीडियो को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से जिस तरीके से होता है ना कि जो आपकी बेसिक नीड होती है वो एक चीज़ पूरी करती है। जिस तरीके से अगर आप देखें ना तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं उसमें भी आपकी बेसिक नीड आपको दी जाती है, लेकिन फिर जब आप लग्जरी ऐड करते हैं और आपको एक इजाफी चीज़, एक इजाफी फीचर चाहिए होता है, जो आजकल हर एक बंदा तंग है कि यूट्यूब हो, फेसबुक हो, उस पर एड्स आते हैं। तो अगर आप लोग एड से बचना चाहते हैं और प्रीमियम क्वालिटी का म्यूज़िक या प्रीमियम क्वालिटी की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 479 रुपये में आपको ये हासिल होगी मेंबरशिप महीने पे
और आप इसको ख़रीद सकते हैं और फिर इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो अरसे दराज से लोग तलाश करते थे, और वो ये कि यूट्यूब जब आप प्ले कर रहे हों तो उसके साथ आप मल्टीपर्पज़ टास्क कुछ और भी कर सकें। तो यूट्यूब आपका बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा, वीडियोज़ आप लोगों की वो पॉपअप होकर साइड पर एक छोटी स्क्रीन बन जाएगी और उसके अलावा आप बाकी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल फीचर, लेकिन इसके लिए पेड मेंबरशिप है, तो आप लोग ज़रूर जाएं और प्रीमियर को डाउनलोड करें और एंजॉय करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो पाकिस्तान में जहां पर बहुत सारे तरक्की के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वहीं पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ई रोज़गार के तहत ये प्रोग्रामिंग का आगाज़ किया गया, जिसमें पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले जो अफराद थे उनको 7 मुख्तलिफ शोबों में ट्रेन करके घर से रोज़गार कमाने का, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन की तादाद भी मौजूद है। तो खबर ये है कि ये जो तरबियत लेके प्रोग्राम से फ़ारिग हुए थे और उसके बाद इन्होंने कमाई शुरू की थी, तो अब तक ऑनलाइन 8 अरब रुपए से ज़ायद ये तमाम बच्चे या जो इसमें शामिल हैं वो कमा चुके हैं। और ये 7 मुख्तलिफ शोबे हैं। आप लोग भी जाएं, ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम की वेबसाइट है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट या पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट, वहाँ पर जाके आप लोग इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके, पंजाब का डोमिसाइल अगर आपके पास है तो ये सारा प्रोसेस हम लोग जल्दी से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से आपको मिलेगा और एडमिशंस आर ओपन। आप लोग जाएं, दोबारा से सीखें इधर से, ताकि आप लोग घर बैठे हुए अपना रोजगार कमा सकें। बिल्कुल, ये एक वंडरफुल चीज़ है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों ना उसको पॉजिटिव तरीके से और उसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि आपके लिए भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। और 8 अरब रुपए जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा, बिल्कुल एक बहुत अच्छा माइलस्टोन जो है अचीव हुआ है। अब ऑनलाइन चीज़ों की बात हो रही है तो क्यों ना बात की जाए ऐसी चीज़ों की जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एट टाइम्स प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती हैं, और वो एट टाइम्स आप उसके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है कि यार मैं कैसे करूं, कैसे जाऊं, इस ऑफिस जाऊं, उस ऑफिस जाऊं। लेकिन ये सहूलत जो है वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और इसका आगाज़ जो है वो लाहौर से हुआ है। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सहूलत है, तो ऑनलाइन पासपोर्ट की सहूलत जो है वो उसका इनेकाद हो चुका है, और ये बड़ी एक अच्छा और पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि यूजुअली आप बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं। वो ज़माना आ गया कि अब पेपर को जो है हम नहीं इतना वेस्ट करना चाहते, तो इट्स अ बेटर थिंग कि महकमे पासपोर्ट ने सहूलियात फराहम करने के लिए जी ऑनलाइन पासपोर्ट का इजरा बाकायदा तौर पर कर दिया है। और ई पासपोर्ट प्रोग्राम के तहत पहला पासपोर्ट लाहौर के रिहायशी शाहिद सलीम की दरख्वास्त पर इनको दे दिया गया। शाहिद सलीम ने पासपोर्ट की 10 साल तजदीद के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराई थी, और उसके बाद इनको जो है पासपोर्ट मिल गया। तो आप एंजॉय कर सकते हैं, और आप भी जो है वो इस प्रोसेस को एंजॉय करें, क्योंकि यूजुअली आपके लिए पासपोर्ट ऑफिस जाना और ये सारा प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, बिजी रूटीन में से टाइम निकालना। सो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसका जो इस वक्त इजरा किया गया है उसमें एक फ़ीचर है, और वो फीचर ये है कि आप लोगों के पास ऑलरेडी पासपोर्ट मौजूद है, तो पासपोर्ट की अगर आप लोगों ने दोबारा से रिन्यूअल करवानी है तो वो आपकी इजीली ऑनलाइन हो सकेगी, क्योंकि इस सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना इतना डिफ़िकल्ट है। आप लोग खुद जिन्होंने पासपोर्ट बनवाया है उनको ये बेहतर पता होगा कि जब आप लोग जाते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस में जिस किस्म की लाइन लगी होती हैं, और जितना स्टाफ हर वक्त एक्टिव और काम कर रहा होता है, और फिर डिफरेंट विंडोज़ पे रश लगा होता है, तो उसके लिए ऑनलाइन मुंतकली एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन उसका पहला फेज़ ये है कि आपका रिन्यूअल होगा, और फिर उसके बाद अगले फेज़ में जाके जिन्होंने फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनवाना है तो उनका भी पासपोर्ट का इजरा हो जाएगा। अगली खबर हमारे पास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इससे आप लोगों ने बचना है अगर आप सऊदी अरब या कुवैत के अंदर मौजूद हैं। सो अरब ममालिक की पॉलिसी जिस तरीके से दुनिया से हट के चेंज करते रहते हैं, और उसमें कुछ वो अपनी पॉलिसी के तहत शरी लॉज भी शामिल करते हैं, तो उनके मुताबिक ये कि अगर आप लोग ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं चैटिंग में, और वहाँ पर अगर आपने इमोजी में दिल भेजा है तो उस पर आपको सज़ा मिल सकती है। और ये ऑनलाइन प्यार का इजहार करने के लिए जो भेजे जाते हैं ना दिल, उससे रुकने के लिए अरबियन बिजनेस रिपोर्ट में ये खबर शाया हुई थी कि इमोजीज को अब संगीन कानूनी खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा रहा है, जो मुमकिन तौर पर कैद का बायस बन सकते हैं और जुर्माने का। कुवैत की एक मुमताज़ वकील हया अल शलाही ने इस पेशरफ्त पर रोशनी डाली, और उनका कहना है कि कानून की नई तशरीह के मुताबिक व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर ख़वातीन को ख़ास तौर पर इमोजी भेजना अब बेहयाई के लिए उकसाने के फेल के तौर पर देखा जाएगा, और इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद हो सकती है, और जुर्माने के साथ 2000 कुवैती दिनार से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन 2000 कुवैती दिनार को अगर आज की करेंसी में आप लोग देखें और हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट सोच के देखें तो आपकी जमा पूंजी लग जाएगी तो इसलिए हरगिज़ जो है ना, अब आप इमोजीज का इस्तेमाल जो है ना बड़े एहतियात से करें। और वैसे भी मैंने ये नोट किया है, इखलाकी तौर पर भी अच्छा नहीं लगता कि आपका इवन कोई कलीग भी है और उस कलीग को आप इस तरीके से हार्ट के इमोजीज भेजें, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो आपको ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक स्माइल भेज सकते हैं या थम्स अप भेज सकते हैं,
लेकिन इससे इज्तनाब करें, ख़ासतौर पर दिल वाले से। बिल्कुल, और आपको पता है ना, जब पिछले दिनों हमने एक और खबर भी शामिल की थी जिसमें था कि आप थम्स अप का इमोजी जो है वो नहीं भेज सकते, तो अब आप इमोजीज़ भेजते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि इमोजीज़ भेजना जो है वो आपके लिए किसी खतरे से कम जो है वो नहीं साबित हो सकता, क्योंकि हार्ट इमोजी भेजने पे आपको अलग किस्म की सज़ा है, थम्स अप भेजने पे आपको अलग किस्म की सज़ा है, क्योंकि जब आप थम्स अप भेजते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हो। तो मैंने कहा आपको रिमाइंडर दे दूँ कि किस तरीके से इमोजीज़ जो है वो अब आपके लिए ख़तरनाक साबित होती जा रही है। अब आपको बताती चलूँ गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में, हम अक्सर और बेशतर इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है वो शामिल कर रहे होते हैं, और आपको एक नए रिकॉर्ड के बारे में बताती चलूँ कि लड़कों को यूजुअली शौक होता है कि हम बहुत सारे पुशअप्स करें, और यूजुअली जब कंपटीशन भी लगाते हैं तो कहते हैं कि देखते हैं तुम ज़्यादा पुशअप्स लगाते हो या मैं। तो इसी तरह के एक फ़र्द जो है उन्होंने 6 साल मेहनत की, और 6 साल बाद उन्होंने जो है वो गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना लिया, और रोमानियन एथलीट हैं जिन्होंने 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पुशअप्स लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, और इनका नाम है जी पॉप लॉरेंटो, और ये 35 साल के हैं, और इन्होंने 1 घंटे में 3378 पुशअप्स लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट के नाम था जिन्होंने 3249 पुशअप्स लगा के अपने नाम किया था, लेकिन अब जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, और देखते हैं कि आगे ये कौन जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम का। अगर आप सब लोगों को ये चीज़, ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, नो डाउट, कांग्रेचुलेशंस टू हिम, लेकिन अगर आप लोगों को ये याद हो बचपन की कुछ यादें, और उसमें ख़ास तौर पर वो वक्त जब मेरे एज फेलोज जो सारे स्कूल में थे उनको एक कंपटीशन खेलने को मिलता था, एंड दैट इज़ पंजाब यूथ फेस्टिवल। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का विजन था जब उस वक्त वो सीएम थे, तो पंजाब यूथ फेस्टिवल में 3 से 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसी किस्म के रिकॉर्ड्स बने हैं, और 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पुशअप्स लगाने का भी पंजाब के एक बच्चे का रिकॉर्ड था, जो पंजाब यूथ फेस्टिवल के थ्रू रजिस्टर हुआ था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। So we are hoping कि वो आगे जाके इस तरीके के मजीद रिकॉर्ड्स जो है वो बनाते रहेंगे। डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि दुनिया की मारूफ तरीन टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल, सर्च इंजन में सबसे माहिर, उन्होंने अब जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इवॉल्व होता जा रहा है तो उसको समझने में वक्त लगा, लेकिन जब उसको समझा जा रहा है तो उसके तहत पॉलिसीज भी डिज़ाइन की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू गूगल के ऊपर या कहीं पर भी जहाँ पर गूगल का सर्च इंजन काम कर रहा है वहाँ पर रिव्यूज़ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिखे जाएंगे या बनावटी बनाए जाएंगे तो उस पर आपको सज़ा भी हो सकती है, और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सज़ा का तो फिल वक्त नहीं है इसमें, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसे नज़र आते हैं रिव्यूज़, जो ख़ास तौर पर रिव्यूज़ ऐसे हों कि शर्मंगेज़ी के तौर पर या नाज़ेबा और तौहीन आमेज़ मवाद का इस्तेमाल हो, तो उससे रोकने के लिए आप उसको स्पैम भी कर सकते हैं, और उसको फीचर का इस्तेमाल करते हुए स्पैम करेंगे जब आप, तो गूगल को डायरेक्टली ये रिपोर्ट जाएगी और गूगल वो अकाउंट बैन भी कर सकता है या वो कस्टमाइजेशन जो है उसकी वो क्लोज भी कर सकता है। अच्छा, तो वैसे नजम टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आती जा रही है तो उसका काउंटर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जो है वो मिसयूज़ भी करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी को तो आप इस्तेमाल करते ही हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कल ही शामिल किया था कि बहुत सारे लोग उससे गपशप करने के लिए, अपने राज शेयर करने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं तो उनका रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गुज़िश्ता माह ऑस्ट्रेलियाई साहिल पर एक सिलेंडर नुमा चीज़ जो है वो नमूदार हुई थी, और बहुत सारी उसके ऊपर रिसर्च की गई कि क्या हो सकता है, और बहुत बिल्कुल डिफरेंट जो है वो व्यूज़ आना शुरू हो गए थे, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट के भी व्यूज़ आना शुरू हो गए, तो अब उसका जो है वो हल निकाल लिया गया और पता चल गया कि क्या चीज़ है। और ये बताया गया है कि ये सिलेंडर नुमा पुरस्कार शेयर जो है ये भारतीय रॉकेट का मलबा है जो कि कुछ अर्सा पहले जो है वो खला में भेजा गया था, और उसके बाद जो है वो कहा जाता है कि उसका रिमेन्स जो है ये यहाँ पे गिर चुके हैं, तो ये मसला जो है ये हल हो चुका है, और अब आपको इस मामले में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि स्पेस से कोई चीज़ आई है, कहीं और से कोई चीज़ आई है, क्या चीज़ है ये, तो अब ये मसला जो है वो फौरी तौर पर हल कर दिया गया। बिल्कुल फाइनली ये जो इंडिया का मिशन था ये उसके बाकियात होंगे ऑब्वियसली, वो ऊपर जब ऑर्बिट क्रॉस करता है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, तो वो अपनी बाकियात नीचे छोड़ते जाता है ताकि वो हल्का होता जाए और ऊपर स्पेस तक पहुंच जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जिक्र करते हैं अमेरिका में एक ऐसे झूले का जिसने लोगों को जो है ना वो घुमा के रख दिया, और घुमा के इस तरह रख दिया कि एक झूले पे जो लोग बैठे थे वो भी बड़े परेशान हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब झूला सीधा चलते चलते अचानक उल्टा हो गया, और आधे घंटे तक बल्कि 10 मिनट तक वो उल्टा चलता रहा, और लोग हैरान हो गए और लोगों को चक्कर आने लगे, और इर्द गिर्द के अफराद जो थे वो वीडियोस बनाने लगे, और हुकाम के मुताबिक कोई तकनीकी खराबी थी जिसे दूर किया जाएगा, लेकिन झूला उल्टा चलने से कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ, और झूला उल्टा चलने पर अवामी तनकीद के बाद तहकीकात भी शुरू कर दी। बिल्कुल, और आपको पता है वैसे बहुत सारे लोगों का ये खौफ होता है, डर होता है कि वो झूलों में इसीलिए नहीं बैठते कि ऐसा ना हो कि टूट जाए या उल्टा चलना शुरू हो गए, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये, अब वो लोग ना बड़े फख्र से दूसरों को कह रहे होंगे देखा इसीलिए कहा था कि मत बैठा करो, लेकिन ठीक है, लाइफ एडवेंचर का नाम है तो आपको एंजॉय
करते रहना चाहिए और एडवेंचर कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और एडवेंचर ऐसा ना होना कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी एडवेंचर ही है। देखिए ये तो अब जिसकी जहाँ लिखी वहाँ पूरी है, ये तो इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल आप एंजॉय करें, डर खौफ के बगैर जो है एंजॉय करें और अपने सेफ्टी मेजर्स जो है वो ज़रूर लें। अब आपको बताती चलूँ एक और एडवेंचर के बारे में जो कि हम यूजुअली देखते रहते हैं पार्क्स वगैरह में या इस तरह की जगहों पे या फिर थिएटर्स वगैरह में या फिर बहुत सारी जगहों पे, और वो है जगलिंग का करतब जो है। जगलिंग का करतब क्या होता है कि जी दो हाथों में दो बॉल्स पकड़ी हुई होती हैं और उनको स्वैप करना होता है। तो इस तरीके का ये जो करतब है, इसमें एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना लिया गया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है जी कि सबसे ज़्यादा कैच जो है वो मुकम्मल किए गए, और सबसे ज़्यादा कैच कितने थे जी? 914 कैच जो है ये एक जोड़ी ने मुकम्मल किया है। और ये जो रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग तरीके से वो खेल रहे हैं। और 250 जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जायद हामिल जो ये जोड़ी है, इन्होंने पहले जो है ये रिकॉर्ड कायम किया था, उसके बाद ये रिकॉर्ड किसी और के नाम चला गया, लेकिन अब इन्होंने दोबारा जो है वो स्ट्रगल की और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहले 901 का था और अब जो है वो 914 बॉल्स जो है वो एक दूसरे के साथ स्वैप करके इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया। ये वीडियो तेज करके भी कितनी अमेजिंग किस्म की लग रही है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें चाहिए होती है डेफिनेटली। और एक बंदा तो फिर भी कर लेता है, लेकिन दो बंदों की आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। आगे जिक्र करते हैं, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस से हमारे पास खबर है कि सितारों के झिलमिलाने की जो आवाज़ होती है या टिमटिमाने की आवाज़, उन्होंने हैरान कर दिया। और ये नेचुरली आवाज़ को कवर नहीं किया गया, बल्कि जो गैस का अखराज होता है उसकी वजह से जो आवाज़ पैदा होती है सितारों से, उसको कवर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये एक 3D मॉडल बनाया गया था जिसके ज़रिए बताया जाएगा कि सितारों के टिमटिमाने के दौरान आवाज़ कैसी पैदा होती है। और अमेरिका की साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने किसी भी सितारे की गहराई से गैस निकलने के अमल को जानने के लिए एक 3D मॉडल बनाया, जिसके लिए ज़मीन की सतह के तजर्बे को मद्देनज़र रखा गया। और नताइज से ये मालूम हुआ कि तवानाई की हरकत, गैस बनने से पैदा होने वाली लहरें और सितारों की सतह पर उनके पहुँचने पर टिमटिमाने जैसा असर पैदा होने में मदद मिलती है। उसके बाद उन्होंने तवानाई बनाने वाली लहरों को आवाज़ की लहरों में तब्दील कर दिया और उससे मालूम हुआ कि सितारों के टिमटिमाने से कैसी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ होती है। बिल्कुल, ये जो है एक नई इन्वेंशन जो है वो लोगों के सामने आई है और इन्वेंशंस का जिक्र हो रहा है, तो इस तरीके से साइंसदानों ने एक और इन्वेंशन भी किया और एक बड़ी ही मैं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट भी थी, डिफरेंट इन्वेंशन भी है। और वो ये है कि सूरज की रोशनी से बराह रास्त हाइड्रोजन ईंधन बनाने वाला एक निज़ाम बनाया है और जिसकी अफादियत जो है उसके नए रिकॉर्ड जो है वो बन गए हैं। और इस तरह के जब साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आती है, साइंटिफिक इनोवेशंस हमारे सामने आती हैं, तो बड़ी हैरान कुन भी होती है और ये भी दिमाग लड़ाया जाता है कि इसके पीछे कितनी जो है वो स्ट्रगल इस्तेमाल की गई होगी। तो अब आपको बताते चलें कि राइस यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने इसे तैयार किया है और जिसकी तफसीलात जो है वो एक जरीदे में शामिल की गई हैं और उसके बारे में फर्दर जो है वो पूरी डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, क्योंकि वो पूरा कॉलम जो है वो इस हवाले से है कि किस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो ईंधन तैयार किया गया है और कितनी जो है वो इसकी बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से ये जो है फर्दर इस्तेमाल किया जाए। यस, ये एक तरह का फोटो इलेक्ट्रॉनिकल केमिकल है जिसे हेलापाइड पेरोस्काइट सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट पर मुश्तमिल किया गया है और इससे कम खर्च हाइड्रोजन सेल बनाना मुमकिन है जो पायदार तौर पर धूप को साफ करेगा और हाइड्रोजन में तब्दील करता जाएगा और फिर जामे में अदातियाती मुहत के तजर्बात से इसे तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, आप देखें कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो कि नाकारा हो या किसी इस्तेमाल के लिए ना। और धूप से हमें बहुत सारे और बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि हम यूजुअली देख रहे होते हैं, विटामिन डी हमें मिल रहा होता है, ठीक है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह की इन्वेंशंस की जब इंसान अपना दिमाग लड़ा के कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करता है, सो इट्स अ वंडरफुल। सही बात है। और ख़वातीन और हज़रात, ये जो हफ़्ता चल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेहत के लिहाज से। अब क्या है इस हफ्ते में वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त शामिल करेंगे एक ब्रेक सुबह पाकिस्तान के साथ। हमारा सलाम, हमारा हदिया अक़ीदत उन जुर्रतमंद कश्मीरियों को जिनकी 3 नस्लें जब्र में जवान हो गईं, जिनकी माँओं ने न जाने कितने ऐसे कमसिनों की कब्र की खाक चाट ली
कि जिनकी मसें भीगने की न्याज भी नहीं उतरी थी। 5 अगस्त 2019 का सानिया, ये वो सानिया है जिसने कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली। ख़ास तौर पर जम्मू रीजन में जी, वहाँ पर तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा अफराद को डोमिसाइल जारी किए। अच्छा, इनमें ज़्यादातर इंतहा पसंद बीजेपी के जो कारकुन हैं वो, और फौजी, रिटायर्ड फौजी। गोया कश्मीर को दबाने की एक पूरी साजिश। गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। पास्ता बनाने के लिए पहले हम लोग क्यूकम्बर काटते हैं। हम लोगों ने नाइफ बहुत केयरफुली यूज करनी है। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुआशी तरक्की के भारतीय दावे झूठ का पुलंदा हैं। भारतीय इक़दाम के बायस जम्मू और कश्मीर की मईशत तबाह हो चुकी है और बेरोजगारी उरूज पर है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया का सबसे ज़्यादा फौजी मौजूदगी वाला खित्ता बन चुका है और वहाँ अमन और तरक्की के भारतीय दावे महज धोखा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम रायशुमारी कश्मीरी अवाम का अव्वलीन मुतालबा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि हम यूजुअली हर दिन की अहमियत के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये पूरा हफ्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस पूरे हफ्ते को नाम दिया गया है जी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। भी यूजुअली जो है वो हम मनाते हैं, लेकिन ये पूरा हफ्ता जो है ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से जो है वो मनाया जा रहा है। और इसकी अहमियत क्या है कि जी मदर फीड जो है वो कितनी ज़रूरी है बच्चे और मदर दोनों के लिए, इस हवाले से हम बात भी करेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है।
डेफिनेटली WHO का रिकग्नाइज ये वीक है और कल WHO की तरफ से पाकिस्तान में ये प्रॉपरली एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया गया, उसकी सेरेमनी भी हुई। सो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये ख़ास तौर पर माँ का दूध जो है वो किस तरीके से बच्चों के लिए ग़ज़ाई तौर पर भी, नशोनुमा के लिए भी, उनकी सेहत के लिए और बीमारियों से बचने के लिए कैसे करामत साबित हो सकता है, वो किस एज तक जाना चाहिए और क्या क्या बीमारियां हैं जो हल की जा सकती हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और माँ की सेहत के लिए भी ये कितना ज़रूरी है, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर आयशा फ़रख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा सबसे पहले तो इस वीक की इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी ज़रूरी है हम सब के जानने के लिए और कितना अरसा हो गया WHO की तरफ से इसको रिकग्नाइज किया? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है इसका इनिशिएट कब हुआ था एंड व्हाई इट इज़ बीइंग हेल्ड। प्लीज़। तो इट वाज द हिस्ट्री थोड़ी सी ताकि हमें पता हो। ज़रूर। इट वाज बैक इन 1991 जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। ये ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें एक बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और साथ ही उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत को उजागर करने के लिए और लोगों को बताने के लिए एनुअल बेसिस पे इसको बनाया जाए। तो फिर चूँकि ऑर्गेनाइजेशन 91 में बनी थी और प्रॉपर जो वीक बनाना शुरू किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक सो मोर देन 120 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, इट वाज स्टार्टेड इन 1992। तो सिंस दैन हर साल एक हफ्ता यानी 1 अगस्त टू 7 अगस्त ब्रेस्ट फीड अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि जो हमारे आम लोग हैं, इवन जो पढ़ा लिखा तबका है, उनमें भी इतनी अवेयरनेस नहीं है एंड दे डोंट नो द एग्जैक्ट बेनिफिट्स और उसके जो नुकसानात हैं ना करवाने के और जो फ़ायदे हैं करवाने के, वो सब कुछ बताया जाए। और इसमें थोड़ी सी इस दफ़ा जो थीम है, हर साल जो बनाया जाता है वीक, हर साल एक थीम रखी जाती है कि कोई ख़ास उनका इनिशिएटिव होता है, कोई ख़ास उनका एम होता है। इस दफ़ा का थीम है ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। लाइक हमने वर्क एंड वर्क, ठीक है, लेट्स ब्रेस्ट फीड एंड वर्क। तो उसमें ये उनका इनिशिएटिव और थीम इसलिए रखा गया कि जो वर्क प्लेस पे यानी जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनको हम फैसिलिटेट कैसे करें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा आप कह लो अलमिया ही है कि सम फीमेल्स वांट टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबी और ये उनका बच्चों का राइट है और माँ का राइट भी है, लेकिन दे आर ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एवरीथिंग दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली, दे हैव टू वर्क और अपनी खुशी की खातिर भी जो काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए हम किस तरह से आसानी पैदा करें कि वो भी अपने बच्चों को उसी तरह से फीड कर सकें जिस तरह के हाउस वाइफ्स करती हैं। तो थीम इस दफ़ा का हमारे पास वर्क प्लेस पे उनके राइट्स को सपोर्ट करना है। मैम ये बताइएगा कि इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बात कर लेंगे कि मदर फीड बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है और मदर के लिए बजाते खुद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो देखें एक यूनिवर्सल सी बात है कि एवरीवन नोज़ कि ब्रेस्ट फीडिंग का कोई नेमल बदल है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनको आम नाजरीन को भी पता होना चाहिए। मैं पहले माँ के हवाले से बात करूँगी। अगर हम मदर के बेनिफिट्स में देखें, सबसे पहले तो मदर चाइल्ड बॉन्ड आता है, ठीक है, और पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज़ में, मशरिक में हमारा ये थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम। लेकिन अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे दिस बॉन्डिंग्स गेटिंग वीकर एंड वीकर एंड वीकर, ठीक है। तो उनके हिसाब से अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो उनके लिए ये चीज़ और ज़्यादा अहम है, यानी मदर बेबी बॉन्ड। जितना इमोशनल अटैचमेंट उसकी मदर के साथ रहने से होगी उतना ही बच्चे में लेटर इन हिज और हर लाइफ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा, ठीक है। ये एक सबकॉन्शियस होता है जो आपके अंदर बिल्टअप होता है मदर की प्रॉक्सिमिटी में रहने से, ठीक है। सो नंबर 2 इज़ जो मदर के लिए है, एक 2 किस्म के कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, जो कि बोथ ऑफ देम आर द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, ठीक है। तो उसमें उनकी प्रिवेंशन के लिए इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट, इसका बहुत बड़ा प्रिवेंटिव रोल है। स्टैटिस्टिकल डेटा एंड द स्टडीज़ हैव शोन कि जिन माओं ने अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया उनमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के चांसेस और जो अलामात थी बहुत कम साबित हुई। इवन एवरी मदर हु ब्रेस्ट फीड्स हर बेबी फॉर 3 months, तो उसमें 3 to 4% रिस्क कम होता है स्टैटिस्टिकली भी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है जो अगर ख़वातीन को पता हो और ख़ास तौर पे जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको तो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराएं। अल्लाह ताला ने एक मुदाफ़ियाती निज़ाम आपको दिया हुआ है और बहुत बड़ी कैंसर्स और बहुत बड़ी जो कॉज ऑफ डेथ है उससे बचने का मदर्स को भी मौका दिया है। तो ये आपका सेकंड बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। अगर हम और मज़ीद बेनिफिट्स की बात करें तो देखें, एक
फीमेल्स आर यूजली ब्यूटी कॉन्शियस एंड दे वांट टू बी इन गुड शेप एंड एवरीथिंग। तो जो मदर्स कराती हैं यूजली उनमें ये होता है कि एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका टमी अंदर जाता है। तो जो रेगुलरली कराती हैं देर यूजली स्लिमर देन। मे बी कुछ और फैक्टर्स होते हैं, अगर वो हैं ही लेजी हैं अदर वो तो एक अलग बात है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन लूजिंग वेट। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे। अच्छा, फिर हम फाइनेंशियल एक बात करें तो फाइनेंशियल बर्डन भी समहाउ कम होता है। आपको जो डब्बे के एक्सपेंसिव ब्रांड्स के दूध हैं जिनकी प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ठीक है, तो इट्स ऑब्वियसली अ बिग बर्डन ऑन यू। ओके, ठीक है। सो हम लोग जब ये जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि इस दफ़ा के वीक जो है उसका थीम है ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। यस, ये वजह क्या बनी? लाइक इसकी भी हिस्ट्री होगी ना ऑब्वियसली इस थीम को सिलेक्ट करने बस की। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड डिफरेंट फोरम्स पे बात होती है और उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है कि क्या हिंड्रेंसेस हैं। So, उसमें अवेयरनेस के लिए अब क्या किया गया इस उसमें week देखिए सबसे अहम बात यह है कि आपने लोगों को, मतलब फीमेल्स को तो पता है, लेकिन मेल पार्टनर को और बाकी जो मेल मेंबर्स में ऑफ द सोसाइटी दे शुड आल्सो प्रमोट इट, दे शुड वेरी हेल्पफुल फॉर द फीमेल्स। जैसे अगर कहीं पे वर्किंग जो भी प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उनके हेड्स को चाहिए कि देयर शुड बी फैसिलिटी अवेलेबल इन द योर ऑर्गेनाइजेशन और योर डिपार्टमेंट, एक रूम हो जिसमें अगर वर्किंग फीमेल्स हैं और प्रेग्नेंट और हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, जो मैटरनिटी से आई हैं, उनके लिए कोई एक आध बंदा हो वहाँ पे डे केयर काइंड ऑफ थिंग, जिसमें बेबी सिटर हो और फैसिलिटी अवेलेबल हो जहाँ पे फीमेल आराम से जाके एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकें। एंड दे शुड बी गिवन अ प्रॉपर, आपको बीच में गैप मिल सके, फ्यू आवर्स और मे बी फ्यू मिनट्स इवन, ठीक है, कि उनको पता हो कि भाई इसका बेबी है, यहाँ पर आई हुई है, शी इज़ वर्किंग एंड शी शुड बी अलाउड एटलीस्ट गिवन फ्यू मिनट्स आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स, ताकि वो अपने बेबी को जाके और इस तरह वो पीस ऑफ माइंड से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। तो इसमें मोस्टली हम देखें जो इदारों के हेड्स हैं दे आर मेल्स, ठीक है, तो वो अगर इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हमारे पास जो फीमेल्स हैं हम उनके लिए एक रूम डेडिकेटेड बना हुआ होगा, सो सम काइंड ऑफ, ठीक है, इट शुड नॉट बी अब जो फीमेल वर्किंग है और उसने बैक होना है आफ्टर हर मैटरनिटी, तो उसको इसके जहन में ये होता है कि भाई बच्चे को मैंने घर में ही फीडर का ही आदी करना है। बट अगर उसको पता होगा कि मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे ऑफिस में एक डेडिकेटेड रूम है और मुझे हर थोड़ी देर बाद आधे घंटे का ऑफ मिलेगा टू लुक आफ्टर माई बेबी, तो वो फिर ज़्यादा पीस ऑफ माइंड से काम करेगी। क्योंकि some women want to ईगरली वांट टू ब्रेस्ट फीड, लेकिन उनको पता होता है कि हम कर नहीं सकते, कहाँ ले जाएंगे बच्चे को, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ करेंगे, वो फैसिलिटेशन नहीं होती उनकी ना, दैट्स वाई वो पहले से ही माइंड बना लेती हैं कि हमने नहीं करना। तो उनको अगर ये छोटी छोटी बातें का ख्याल रखा जाए तो हम इस तरह अपनी सोसाइटी में जो बच्चों का बीमार होने का रेट है उसको बहुत कम कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों का बेनिफिट हम दे सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे ये इन प्रैक्टिस भी है, क्योंकि मैं खुद फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, तो वहाँ पे इवन टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। डे केयर सेंटर है जहाँ पे आप बच्चों को टाइम भी दे सकते हो और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी जा सकते हो। मैम, यूजुअली एक ये क्वेश्चन आता है हमारे घरों में कि जो मदर फीड कर रही होती है, अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो सारी चीज़ें उनके साथ एसोसिएट कर दी जाती हैं कि अगर बच्चे को डायरिया हुआ है तो आपकी डाइट की वजह से हुआ है, अगर उसको कोई और प्रॉब्लम हुई है तो भी आपकी डाइट की वजह से। क्या ये चीज़ वाकई रिलेटेबल है? अच्छा रुशना, सम ऑफ देम आर मिथ्स। कुछ होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कुछ मिथ्स हैं इसमें जिन पे हमें बिलीव, मतलब खुद वाइजली यू शुड थिंक देयर आर फ्यू डाइट्स, और हिकमत भी होती है उसमें। कुछ डाइट्स होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती हैं, जो दे शुड बी, जैसे कुछ ड्रग्स हैं दे शुड नॉट बी टेकन इन मिल्क। इसी तरह से कुछ वो जो गैशियस वाली फूड्स होती हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, गार्लिक, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इफ़ेक्ट आ सकता है, तो यू शुड अवॉइड देम। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो कोई ख़ास ऐसी फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन ऑपरेशन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई दूध नहीं पीना, इससे रेशा हो जाएगा, ठीक है, जो आम, क्योंकि आई कम अक्रॉस सच पीपल ऑन माई डेली बेसिस, तो मैं उनको बताती हूँ कि दूध जाके आपके ज़ख़म के ऊपर नहीं लगना, आपके गले में नहीं लगना, हैव अ वार्म मिल्क, ठीक है। आप ठंडा दूध पियोगे तो वो आपको सिक्रीशंस एंड प्रोडक्टिव कफ एंड समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर आप दूध गर्म पियेंगे, इवन उसमें यू कैन ऐड हल्दी इन इट, यू कैन ऐड हनी इन इट, तो उसके तो बेनिफिशियल वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि टर्मेरिक पाउडर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेसिटीज़। तो आप वो इस किस्म की चीज़ें ऐड करें और जो मिथ्स हैं उन पर बिलीव ना करें। मतलब अ विमेन हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा है। लाइक इन प्रेगनेंसी हम कहते हैं जैसे कोई फीमेल प्रेगनेंट होती है तो सारा फैमिली जहाँ पे ज़रा अच्छे लोग होते हैं जो अपने ख्याल रखते हैं तो खाना पीना बढ़ा देते हैं, तो और जैसे ही डिलीवरी हुई तो ख़त्म, बस अब शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। तो ये भी उनको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फॉर एग्जांपल 2400 किलो कैलोरीज चाहिए, 28 चाहिए, तो ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी ड्यूरिंग नर्सिंग ब्रेस्ट फीड कराते वक्त आपको
एटलीस्ट 500 to 600 किलो कैलोरीज अ डे इंक्रीज हो जाता ज़ाहिर है। बात। तो आपकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इवन डिलीवरी के बाद यू हैव टू ईट मच बेटर एज कम्पेयर विद अ प्रेगनेंसी। और वो ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत धड़ाधड़ खा लेना, उसमें कि वाइजली एंड हेल्दी फूड जो आप किसी की तरफ मैं आना चाह रही थी कि आप जिस तरह से बोल रही कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए और आपका एक प्रॉपर साइकिल होना चाहिए जिसमें आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ें खानी है। क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि एक मदर फीडिंग जो होती है, जो मदर होती है, उसकी डाइट में शामिल होने ज़रूरी है? ऑल द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। फॉर एग्जांपल एक तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मदर मिल्क है इज़ कम्पोज्ड ऑफ 85% ऑफ वाटर, तो पानी का इंटेक तो ज़्यादा होगा ताकि वो वेल हाइड्रेटेड रहे और उसकी मिल्क सप्लाई कंटिन्यूस रहे। प्लस उसमें कार्ब्स अच्छे लेने चाहिए, प्रोटीन बेस्ड फूड, ठीक है, जैसे एक अंडा। मैं हमेशा पेशेंट्स को ना मोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ, डोंट गो इनटू वेरी फैंसी डाइट प्लान्स कि ये खाना है वो खाना है। प्लस हर बंदा इज़ नॉट अफोर्डिंग, तो वट एवर इज़ अवेलेबल एट होम मेक इट वर्क, ठीक है। एक अंडा, आई थिंक ये लोग आमतौर पे अफोर्ड सभी कर लेते हैं। एक अंडा हो गया, एक ग्लास दूध हो गया, एनी काइंड ऑफ अ फ्रूट इन अ डे, एक सेब खा लिया, केला, एनीथिंग एल्स। और अच्छी जो आपकी रोटी चपाती जो भी है, दे हैव कार्ब्स, दे हैव प्रोटीन्स, सैलेड एक ले लिया, ठीक है। इफ़ यू कैन अफोर्ड 2 glasses यू कैन हैव। लेकिन हमने सोसाइटी में देखना है कि हर तरह की कैटेगरी है, लोअर मिडल भी है, तो उसमें ये बेसिक एलिमेंट्स अगर आपकी 2-4 चीज़ें आपकी डाइट में होती हैं तो यू हैव अ बैलेंस डाइट। इसके साथ आप एडिशनल जितना ले सकें, कार्ब्स भी ले सकते हैं, प्रोटीन्स, हर तरह की चीज़ ये मोटी मोटी आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, हमने अभी तक जिक्र किया मदर की सेहत के हवाले से, तो बच्चे की सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बच्चे के लिए तो आपको ये बताऊं कि कुछ लोगों ने बुक्स में इसको लिक्विड गोल्ड कहा है, और कुछ मदर्स मिल्क। यहाँ तक भी इनिशियली जो शुरू के vaccine. यस फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ आफ्टर द बर्थ जो मिल्क होता है इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर मिल्क एंड दैट्स कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक मेडिकल नेम है और इसका कलर थोड़ा सा पेल येलो होता है एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न, कि उसके लिए इतना ही अहम है जैसे गोल्ड की कीमत हाउ मच यू कैन अंडा, तो वो बच्चे के लिए लिक्विड गोल्ड है। तो डोंट डिप्राइव हर फ्रॉम दैट थिंग। और गोल्ड इसीलिए है कि देखें शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो ही और शी इज़ वेरी फ्रेजाइल, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जैसे हम बड़े लोगों की होती है। तो अल्लाह ताला ने जो शुरू के डेज़ है ना उसमें बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए एक नेचुरल वैक्सीन भेजी इन द फॉर्म ऑफ मदर्स मिल्क। तो आप फर्स्ट आवर में फीड कराएं और उसमें इट्स क्वाइट रिच इन एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलेंस, और जो आपकी इमीडिएट अटैक हो सकता है बच्चे पे जर्म्स का, वायरसेस का, उन सब की प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने कोलेस्ट्रॉम में डाली हुई है। तो जो बच्चे वो लेते हैं उनका बीमार होने की शरह कम होती है। फिर बाद में जैसा गट प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक बग्स एंड देन अदर जैसे एस्थमा, एलर्जीज़ हैं एंड लेटर इन देयर लाइफ डायबिटीज़ टाइप 2 है, ओबेसिटी है। जो बच्चे अच्छे से ब्रेस्ट फीड होते हैं फॉर द एडिक्वेट टाइम, वो इन तमाम चीज़ों से, ये नहीं कि उनमें नहीं होगा, हो सकता है, बट उनमें स्टैटिस्टिकली डेटा शो कर रहा है कि बहुत लो है एज़ कम्पेयर्ड विद दोज जिनको ब्रेस्ट फीड नहीं मिला, ठीक है। तो और ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग तो यू आर यूजिंग अ फार्मूला मिल्क एंड अ बॉटल। फार्मूला मिल्क से भी ज़्यादा बॉटल होती है। बॉटल की स्टरलाइजेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इवन आई एम वर्किंग इन मारूफ हॉस्पिटल एंड अच्छे वहाँ एजुकेटेड लोग भी आए, लेकिन मैं उनको देखती हूँ कि जो एजुकेटेड अच्छी क्लास के हैं उनको भी इतना सेंस नहीं होता कि हाउ टू स्टरलाइज देयर बॉटल, दे डोंट नो, इवन दे आर वेरी एजुकेटेड लेकिन दे डोंट नो द वेज, एग्जैक्ट वेज। और उनके बच्चे भी उसी तरह बीमार हो रहे हैं जिस तरह कोई आप कहोगे अनएजुकेटेड या अंडर प्रिविलेज लोगों के हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब बॉटल आएगी, बॉटल के ऊपर फीडर की जो निपल है स्टरलाइज नहीं होगी। इवन हॉस्पिटल में भी वो इसी तरह कैरी कर रहे होंगे, उसको कवर नहीं कर रहे होंगे, उसको स्टरलाइजेशन नहीं है, वो बॉटल जगह जगह लग रही है वही बॉटल। स्टरलाइजेशन का प्रोसेस भी प्लीज बता दें। स्टरलाइजेशन का देखिए अब आम खवातीन के लिए तो प्रॉपर स्टरलाइजेशन हम नहीं कर सकते, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग इन द हॉस्पिटल। लेकिन जो आप घर में, क्योंकि हमारे आम जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, दे हैव टू बॉयल देयर बॉटल, ठीक है। अच्छा बॉयलिंग जब हो जाए उसके बाद उस बॉटल को निकाल के डोंट टच द निपल। एंड इसके अलावा दोज हु कैन अफोर्ड डिफरेंट ब्रांड्स में हमारे पास स्टरलाइजर्स आते हैं बड़ी अच्छे से बने हुए, उसमें 3-4 बॉटल्स आप एट द सेम टाइम यू कैन स्टरलाइज दैम। और जब आप एक्सपेंसेस आपकी बाकी चीज़ों पे कर रहे हैं आप इतना, तो उसमें एक जो अहम चीज़ है स्टरलाइजिंग, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है स्टरलाइज़र, वो ख़रीद लें, डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। उसमें बॉटल्स आपकी 3-4 बॉटल स्टरलाइज हुई पड़ी हुई हों और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आयशा थोड़ा ये भी हाईलाइट कीजिएगा कि एक क्या एज लिमिट होनी चाहिए जब तक बच्चे को जो है वो माँ का दूध लेना चाहिए, और अगर उसके बाद भी वो दिया जाए तो कितना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? अच्छा देखिए 6 मंथ्स तो मेडिकली भी रिकमेंड, WHO की गाइडलाइंस भी हमें यही कहती हैं।
कि 6 मंथ इज़ द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इवन यहाँ पर मेंशन है वो कुछ डिटेल्स जो मेरे पास आई थी उसमें कि पानी तक ना दें। यस, इवन यू आर नॉट गिविंग वाटर, क्योंकि देखिए पानी भी आप देंगे उसमें भी स्टरलाइजेशन का इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि टैप वाटर इज नॉट ऑलवेज स्टरलाइज, ठीक है। मिनरल वाटर हर एक को अवेलेबल नहीं है, हर मदर इतनी नहीं होती कि वो उसको बॉयल करे और दे। तो अगर आप उसमें दे दें पानी भी ना दें तो दैट्स ओके, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि मदर मिल्क के कॉम्पोजिशन में 85% तो पानी है, तो बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, ठीक है। 6 मंथ्स इज़ द रिकमेंडेड टाइम, मतलब एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, ठीक है। इसके बाद वी हैव टू ऐड, क्योंकि इसमें मदर मिल्क में कुछ चीज़ें डेफिशिएंट भी होती हैं, लाइक आयरन इज़ डेफिशिएंट, तो फिर बच्चा चूँकि बड़ा हो रहा है, नाउ द रिक्वायरमेंट इज़ इंक्रीजिंग, तो आप 5th-6 मंथ में उसकी वीनिंग यानी एडिशनल सॉफ्ट डाइट एंड फूड्स यू शुड ऐड। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, मेडिकली भी तो 2 years द लिमिट, 2 years तक आपको ज़रूर कराना चाहिए। और इस इतना बच्चा पिएगा उसमें फिर 6 मंथ्स के बाद बाकी चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक ये पॉइंट जी कि वो कौन सी मदर हैं जो किसी भी रीज़न की वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती? ठीक है, देखिए मदर्स तो बहुत सारी हैं जो ब्रेस्ट फीड, इसमें हम सोशल भी ले सकते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मेडिकल वाइज, हेल्थ वाइज देखें इसमें फॉर एग्जांपल एक कोविड आया था, कोविड के बारे में बड़ा था कि कोविड में मदर्स दे सकती हैं नहीं, HIV मदर्स हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ठीक है। इवन इन हेपेटाइटिस B एंड C उसमें भी ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, दे कैन, लेकिन उसमें ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्रैक्ड निपल्स ऑन द स्किन एज वेल, जिसमें ब्लड सिक्रीशन शामिल हो सकती है, उसमें वो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। तो दोज फीमेल हु आर नॉट वेरी लाइक, वो बहुत विजिलेंटली अपनी चीज़ों का, स्टरलाइजेशन का या अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं, वो तो ना करें फिर, ठीक है। एंड HIV पॉजिटिव मदर्स, उनमें स्पेशली जिनका वायरल लोड बहुत हाई है और हु आर नॉट ऑन ट्रीटमेंट, वो भी बेहतर है कि ना करें। अगर उनका दे आर ऑन ट्रीटमेंट और उनका एक क्राइटेरिया, सर्टन क्राइटेरिया, इफ दे मेट द क्राइटेरिया दे कैन, अदरवाइज दे शुड नॉट। इसी तरह से कोविड में भी आप देखें, जो कोविड पॉजिटिव मदर है उसने शी हैज़ टू वेयर मास्क एंड शी हैज़ टू क्लीन द हैंड्स एंड एवरीथिंग, और वो अगर छींक मारेगी तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बच्चे को भी इन्फेक्ट करेगी। तो अगर वो सारी चीज़ें मेजर्स ले सकती है, अपना मास्क भी रख सकती है, अपनी सारी स्टरलाइजिंग मेजर्स जो कि डिफ़िकल्ट हैं वो करके बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है, तो शी कैन, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स, सिचुएशंस यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और पॉइंट भी ये रेज होता है कि अगर कोई मदर जो है वो मेडिकली इतना हेल्दी नहीं है कि वो ब्रेस्ट फीड करवा सके, तो वो अल्टरनेट क्या करे? फिर अल्टरनेट तो ये है फार्मूला मिल्क है। ओके, वहीं पर मैं इस पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ कि जिस तरीके से, और ये कोई मुश्किल नहीं है अगर आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं, WHO इसके अंदर इन्वॉल्व है, वर्ल्ड वाइड आपकी मेडिसिन के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, सो जो डॉक्टर रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है पैकेट मिल्क के लिए? इसलिए कि देखिए अगर हम इसको प्रॉपरली रिकमेंड करना आए, अभी मैंने आपको डब्बे के दूध पे काफ़ी बातें की, बट यूजुअली वी डू नॉट रिकमेंड। हाँ। लेकिन अगेन यही पॉइंट आया हमारे पास, अल्टरनेट जब नहीं है कोई आपके पास, तो कोई तो अल्टरनेट देन वी गिव द ऑप्शन टू द पेशेंट। हमारे पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, न्यूनाटोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे नो, दे गिव द ब्रांड्स का नाम भी बता देते कि अच्छे, फॉर एग्जांपल अगर मदर ही नहीं है कभी, समटाइम्स NER फॉर्चुनेट कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली वी हैव टू। फिर कुछ लोग फार्मूला मिल्क के बजाय काऊ मिल्क और उसको भी प्रेफर करते हैं, तो वो दिया जा सकता है, समथिंग अंडरस्टूड। लेकिन हम इसको अगर रिकमेंड करना शुरू कर देंगे ना, तो ये फिर हमारे रिकमेंड नहीं, मैं कह रहा रिकमेंड के तो बिल्कुल यस वी डू राइट। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और या फिर मदर की ब्रेस्ट की ब्लड वो मिल्क सप्लाई कम है और बच्चे की नीड्स को पूरा नहीं कर रही, तो वी हैव टू ऐड समथिंग, तो उसमें हम दे देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड डेफिनेटली ये बहुत अहम टॉपिक था जिसके ऊपर तमाम हमारे मीडिया फेलोज भी जो हमें सुन रहे हैं उनको भी काम करना चाहिए, प्रोग्राम्स करने चाहिए, और इसकी अवेयरनेस के लिए जो लोग हमें सुन रहे थे उनको ये आगे दूसरों को भी बातें बतानी चाहिए। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना,
पत्थरों चिमट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आपको खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। हर हफ्ता और इतवार वीकेंड एट होम ला रहा है सितारों का हाल, आपकी सेहत का ख्याल, होगी लेजेंड्स के साथ गपशप विद कपशप। बात होगी नए जायकों की, मौसम के बदलते हुए पहनावों की, साथ साथ होंगे मजेदार खेल और होगी लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस। जो बनाएगी खुशगवार आपका हफ्ता और इतवार, तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, सिर्फ पीटीवी होम पर। इस सहरंगेज सफरनामे में आप हमारे साथ महवे नजारा हो जाएं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। वो सामने आ रहा है खुजरा पास। Congratulations to PTV on launching the program Traveling Tunes of Pakistan. ये खूबसूरत मकाम, ये खूबसूरत मंजर, ये नज़ारे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबों में जाकर वहाँ के लोगों की जुबानों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हर चीज आपको दिखाने वाले हैं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान में चित्राली बहन भाइयों को खुश ऑन गियर। आज का हमारा पड़ाव है चित्राल में। अवगान कदर मनो पिशावर चितासुता हर कले वायु खुश आमदेद वायु।
सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फिल्मी सनत से मुंसलिक फनकारों और तकनीकी कारकुनान के लिए सेहत इंश्योरेंस कार्ड की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत आज होंगे। वज़ारत इत्तलात और नशरियात और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के माबैन मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। मंसूबे के तहत तमाम अराकीन को सेहत से मुतालिक हंगामी अखराजात के लिए सालाना 15 लाख रुपए की सेहत इंश्योरेंस मुहैया की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। मंसूबों में बाराकहू बाईपास का इफ्तिताह और सीरीना चौक पर अंडरपास की तामीर का संग बुनियाद शामिल। वज़ीर-ए-आज़म आज डिजिटल यूथ हब का भी इफ्तिताह करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म बासलाहियत नौजवानों को तालीम की बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म दोनों तकारीब से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 49,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 49,131 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सीपेक की 10 साला तक़रीबात के मौके पर सदर शी जिनपिंग के पैगाम का शुक्रगुजार हूँ। चीनी सदर ने पाकिस्तान से यकजहती और हिमायत का अहम पैगाम दिया। बेल्ट एंड रोड ताउन मंसूबा अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक चीनी सदर के अज़्म का कास है। सीपेक के तहत बुनियादी ढांचे, तवानाई और समाजी इक़्तिसादी शोबों में अहम संग मील अबूर हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। पाकिस्तानी क़यादत से दो-तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। मुलाकातों में इलाक़ाई रवाबित, तवानाई और इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर भी गौर होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और स्वीडन के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। स्वीडन और दूसरे मुल्कों में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार। आज़ादी के इजहार राय के नाम पर ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का दौरा। साइलिन की थानों की बुरी हालत, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, दादरसी न होने के हवाले से शिकायत। अमली तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। मोहसिन नकवी थानों के हालात देखकर शदीद बरहम। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को 3 रोज़ में दोनों थानों में बेहतरी लाने की हिदायत। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 96वां यौम तासीस। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ और चीन के नाज़िमुल उमूर समेत आला हुक्काम की शिरकत। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज के माबैन ताल्लुक बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करता रहेगा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तमाम चैलेंजेस से ज़बरदस्त होने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। इस्लाम को अजीम मजहब तस्लीम किए जाने के हवाले से तारीखी करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश। करारदाद रियासत टेक्सास के नुमाइंदे एल ग्रीन ने जमा कराई। करारदाद में इस्लाम को मुकम्मल निज़ाम करार दिया गया है। दीन इस्लाम अमन, अदल, समाजी इंसाफ के फ़रोग़ के साथ तमाम इंसानों की बराबरी का दर्ज देता है। करारदाद का मतन। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका। तू आज़ाद है तो हम सब आज़ाद हैं। तेरी आज़ादी में ही हमारी बका है। इसलिए तो हमने कसम खाई है हर मुश्किल में, आसानी में, इस पाक चमन की निगहबानी में एक लम्हे के लिए ना पीछे हटेंगे, अपने फर्ज को समझेंगे इबादत। दिलो जान से करेंगे इस आज़ादी की हिफाजत। ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर। वतन अज़ीज़ की मोहब्बत और जज्बा आज़ादी की अहमियत उजागर करने के लिए प्रोमो जारी।
पाक चीन दोस्ती पर मबनी शानदार गीत नी हाओ दोस्त मैं और तुम देरीना पाक चीन दोस्ती को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी नगमा। नगमे में दोनों ममालिक के माबैन ताउन और मोहब्बत को निहायत उम्दगी से अदा किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस का दौरा। वफ़द का जिना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मसम्मत। बाबा कौम मोहम्मद अली जिना की नवादरात की बेतौकीरी और कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक है। वफ़द की गुफ्तगू। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के बारे में अवाम का पैगाम। सोशल मीडिया की आड़ में मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को लगाम दें। फौज हमारी खातिर बॉर्डर्स पर लड़ रही है, हमें उसको गाली नहीं देनी चाहिए। अगर फौज ना होती तो हम अंग्रेजों के गुलाम होते। बाहर ममालिक में बैठकर जो मुल्क मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं, हम उनकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ग्लोबल एनर्जी की मुंतकली में ज़रूरी तांबा और अहम धातों का नुमायां सप्लायर बन सकता है। मंसूबे पूरे पाकिस्तान में शुरू किए जा चुके हैं और वज़ीरिस्तान में तांबे की बड़े पैमाने पर मंसूबे चल रहे हैं। हुकूमत और फौज के ताउन से पाकिस्तान के शोबा मादनियात में तरक्की के मंसूबों के मुतालिक बेहतरीन माहिरीन का इज़हार ख्याल। भारत का मकरू चेहरा दुनिया पर आया। मोदी सरकार कश्मीर के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को मस्क करने के लिए हर हरबे पर अमल पैरा। मरदमशुमारी कमीशन ने अक्सरियती इलाकों की नशस्त ने 83 से बढ़ाकर 90 कर दी। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सिर्फ एक नशस्त का इजाफा। 56,000 एकड़ एराजी पर भी हिंदुस्तानी फौज नाजायज तौर पर काबिज। नए डोमिसाइल कवानीन के तहत 50 लाख से जायद हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल जारी। 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर कॉलोनियां बनाने और किश्तवाड़, अनंतनाग और कुलम के अजला पर मुश्तमिल नया डिवीजन बनाने का भी मंसूबा तैयार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने की अपील। गैर कानूनी इक़दाम कश्मीर की मुनफरिद शनाख्त, सकाफत और आबादी के तनासुब पर हमला था। जम्मू कश्मीर के अवाम भारत के गैर कानूनी कब्जे को तस्लीम नहीं करते। हक़ खुदरातियत के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म है सीनियर हुर्रियत रहनुमा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आज से भारत में आगाज। पाकिस्तान पहले रोज मलेशिया के खिलाफ चेन्नई में मैदान में उतरेगा। 6 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट का फाइनल 12 अगस्त को खेला जाएगा। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आपको खतीजा से।
शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। सुबह पाकिस्तान में आपका और हमारा साथ बरकरार है और आज़ादी का महीना है, तो क्यों ना आज़ादी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात की जाए कि किस तरीके से हमें पाकिस्तान मिला। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जद्दोजहद जो थी वो इतनी मुश्किल ना थी, लेकिन अगर आप बैक इन हिस्ट्री जाएँ तो आपको पता चले कि किस तरीके से हर इंसान ने अपना रोल इसमें अदा किया है कि हमें एक मुनज़्ज़म और एक आज़ाद मुल्क मिल सके। डेफिनेटली। और जब हम लोग आज़ादी के महीने को डिस्कस कर रहे हैं, अपने मौजू की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी न्यूज़ या ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अभी भी जो आप लोग हमारे ऊपर हेडर एक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि 100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, तकरीबन 382 पॉइंट्स का इजाफा हुआ 100 इंडेक्स में। तो स्टॉक मार्केट भी जिस तरीके से बढ़ती हुई नज़र आती है तो बहुत अच्छा लगता है ये कारोबारी एक्टिविटीज़ भी देखकर। आज का हमारा मौजू है, कल हमने जिस तरीके से डिस्कस किया, डेली हम लोग मौजूआत को डिस्कस करेंगे। पहले हमारा मौजू था कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुर्बानियाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दी गई। और ख़ास तौर पर जब से पाकिस्तान बना आज दिन तक ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन हमने अपने होश में जो देखा है पिछले 10, 12, 15 सालों में जो लहर थी कि हम नॉर्मल हो चुके थे। जब हमें खबर मिलती थी कि पेशावर में धमाका हो गया या लाहौर में धमाका हो गया, और एक शहर का बासी दूसरे शहर की ये खबर सुनकर कोई रिएक्ट भी इतना नहीं करता था, क्योंकि ये एक नॉर्मलाइज हो गया था कल्चर। लेकिन फिर जिस तरीके से ज़रबे आज़ब सवात ऑपरेशन, खैबर 4 ऑपरेशन, और फिर इस तरीके से बहुत सारे और ऑपरेशन चलते रहे, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया जिन्होंने बैरूनी चैलेंजेस से भी निपटा और अंदरूनी चैलेंजेस से भी निपटा और आज दिन तक काम कर रही हैं। और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जनाब डॉक्टर साजिद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं सर आप? डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर तमाम लोगों की कुर्बानियाँ, लेकिन अगर उसमें सरफहरिस्त देखें तो हमारी उन हीरोज़ की कुर्बानियाँ जिन्होंने यकीनी तौर पर इस मदरलैंड के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए इस मिट्टी का जो है ना, वो एक कहते हैं ना कि मिट्टी को संभालने के लिए, उसका कर्ज उतारने के लिए जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा यहीं से आगाज़ कीजिएगा, फिर हम आगे शुरू करते हैं। जी नजम, ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि आज़ादी के इस महीने में हम थोड़ा सा गैर रवायती वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं सरीना चौक पर। आप लोग मनासिर देख सकते हैं। सरीना चौक अंडरपास की संगे बुनियाद की ये तकरीब है जहां पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ संगे बुनियाद रख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। मकसद ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मजबूत बनाया जाए और श्रीनगर हाईवे जिस तरीके से सिग्नल फ्री कॉरिडोर किया जा रहा है ताकि मोटरवे से लेकर मरी तक बिल्कुल एग्जिट और बिल्कुल फ्री हो सिग्नल। तो इसलिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल, इनको कराची, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम लाहौर, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम मुल्तान, इसको सर हमने सिग्नल फ्री सोल्यूशन के लिए हमने बिड कोट किया, जिसमें पहला बिड तो 3.6 बिलियन का है सर, दूसरा 2.1 बिलियन का हमें आया सर, जो कि मैं प्रोजेक्ट डिटेल्स पे भी जनाब को बताता हूँ। इसमें सर जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं, देयर इज़ अ फ्लाईओवर जो डाउन सर जो 7th एवेन्यू से आ रहा है सर, ये जिन्होंने पिंडी की तरफ जाना है सर, इसमें ट्विन बैरल एक अंडरपास है सर, जो कि मरी कश्मीर जो लोग आते जाते हैं सर उनको यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा सर। इसी तरह जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से आना है सर, वो ऊपर से भी सारा दे कैन कम्यूट फ्रीली टुवर्ड्स पिंडी एंड टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू सर। ये सर इसके जो है जो हमने फ्लोट किया टेंडर सर, वो जियोग्राफिकल लेआउट को पे किया सर हमने, इस पर रेल कॉप ने रेल कॉप है सर, ये सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है सर, यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवेज़ का है। और ये हमारा टी चौक का भी सर उन्होंने कोई 500 मिलियन डाउन भी लोग हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवेज सर, रेल कॉप सर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज सर, उनकी एक कंपनी है। नहीं ये गलत है।
हाउ कैन मिनिस्ट्री कम्पीट इन सर उन्होंने कंपनी नो 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 बिल्कुल नहीं करेंगे इसको आप ड्रॉप दिस गो फॉर फ्रेश बिडिंग जो जो जिनका काम उनको साझे मिनिस्ट्रियाँ कहाँ आ गई इस काम के लिए भाई सर इसमें अगर आप ये नेटवर्क के एमडी अगर आप एक्सप्लेन करें सर रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज कहाँ आपने ये सड़कें बनाई मुझे बताएं बताता हूँ सर हमने 25 ब्रिजेस बनाई हुई हैं कहाँ सर जैसे राशिद मिन्हास का ब्रिज है G13 का अंडरपास है उसका ओवरहेड ब्रिज है और इसके अलावा 1980 से ये कंपनी काम कर रही है मैंने तो आज तक मैंने पंजाब में मैंने 13 साल काम किया मुझे सर इन्होंने कोड फॉर्मेलिटी सारी पूरी बिल्कुल मुझे प्रेजेंटेशन दें ठीक है सर इन द मॉर्निंग कल सुबह मैं इतना नहीं करना भाई हुकूमतें कहाँ बन गई अपना ये अपनी ठेकेदारी काम में दिस इज नॉट जॉब ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ द जॉब ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका काम उनको साझे आप मुझे प्रेजेंटेशन दे इस तरह नहीं होगा मुझे प्रेजेंटेशन दे मैंने तो आज तक नहीं सुना आप ये पहली मरतबा आप मुझे बता रहे हैं बिल्कुल आप मुझे प्रेजेंटेशन दीजिएगा फिर होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं सरीना चौक पर। आप लोग मनाजिर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मिंगल की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और ये मनाजिर थे कि जिस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा कि वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से इस्तफसार किया और वो सारी सिचुएशन बराह रास्त TV पर पूरी कौम ने जिस तरीके से देखी। तो ये एग्जाम्पल्स लाजमी तौर पर सेट होने और ये बता रहे हैं कि कितनी कीनली वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर स्टेप उनको जो है वो क्लियर हो रही है। सर प्लीज़ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी, लेकिन उससे पहले आवाम को ये भी बताते चले नाजरीन को कि अभी जो है वो अंडरपास आप लोग देख रहे हैं सरीना का, वज़ीर आज़म जिस तरीके से गाड़ी में बैठ के निकले, अब जा रहे हैं बाईपास बाराको की तरफ। यहीं से कुछ देर बाद हम दोबारा जो है वो मनाजिर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और उसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर होगा। और आप लोगों ने अगर ट्रैवल किया बाराको बाईपास की तरफ तो इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट और वो मकसद यही है कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर कर दिया जाए। सो उसके भी मनाजिर आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे आगे बढ़ के। सर प्लीज़ आप गुफ्तगू करें। वापस अपने मौजूद की तरफ आते हुए कि ये मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत ही अच्छा लगा कि आज़ादी के इस महीने को सेलिब्रेट करते हुए हम बजाय इसके कि रवायती अंदाज में हम सिर्फ तारीख़ के झरोकों में झांकें, हमने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया और मैं तो समझता हूँ PTV इस बात पे मुबारक का मुस्तहिक है कि उन्होंने आज के पाकिस्तान और ये कि जो मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हिसाब से ख़दशात हैं और उसमें जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं और ख़ास तौर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में, देखें ये बात नजम साहब इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि हम पूरी दुनिया को ये बताएं और उन्हें कहें कि ये इस बात को रिकग्नाइज़ करें, एक्नॉलेज करें कि पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं सही बात है, वो दुनिया की किसी तारीख में किसी कौम में नहीं मिलती। सही बात। एक तो ये कोई पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था, ये सारी 9/11 के बाद का जो सारा वर्ल्ड सिनेरियो जो बना, अफगानिस्तान सेंटर ऑफ द वॉर ऑन टेरर रहा, तो उस दौर में सबसे बड़ा जो कुर्बानी जिसने दी वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कौम के साथ साथ जो हमें बात महसूस करने की है वो ये कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि फर्स्ट द मोस्ट वल्नरेबल फ्रंट लाइन स्ट्रेटजी है हमारी, यानी सबसे पहले तो वहाँ पे हमारी पुलिस आ जाती है, पुलिस के बाद फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो बैक एंड पे काम कर रही होती हैं। नजम साहब बहुत सारी कुर्बानियाँ ऐसी हैं, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हम देख ही नहीं पाते कहाँ पे हमारे मुजाहिदीन, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारों के अहलकार हैं वो गुमनाम सिपाही के तौर पे कहाँ पे काम कर रहे होते हैं और किस तरह के ख़तरनाक किस्म के टेररिस्ट के साथ वो निपट रहे होते हैं। और इसकी कोई एक जहद तो होती नहीं, मतलब ये कि हमें तो ऐसा लगता है कि बस ये ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मारे गए। अब तो जैसे आप बता रहे थे कि हम इतने उसमें क्या है कि शल हो गए थे, शल हो गए हुए हैं कि हम 2-4 बंदे मर जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बात ही नहीं है। ऐसे जैसे एक बंदा, तो वो जो पाकिस्तान का कल्चर ये है कि एक बंदा मुलाजमत कर रहा है और वो 10 बंदों को पाल रहा है। हम सिक्योरिटी का एक बंदा चले जाने का मतलब एक बंदा नहीं गया, वो पूरा घराने का नुकसान है। और इस हवाले से
देखें फिर बहुत सारे लोग वो जो कभी कागजात में आते ही नहीं, मीडिया में आते ही नहीं, उनका जिक्र अज़कार भी नहीं होता, वो कहीं बैक एंड पे काम करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त भी पाकिस्तान के 2 लाख ट्रूप्स जो हैं, रेगुलर मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं, वो बॉर्डर्स पे और टेररिस्ट फोर्सेस के खिलाफ नबर्द आज़मा है। 90,000 तो बिल्कुल ऐसे फ्रंट लाइन वल्नरेबल है। सही बात है। और उसमें देखें जब तक हम ये रिकग्नाइज नहीं करते, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि दुनिया को ये मानना चाहिए कि पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को ये मानना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से आज हम सुकून की नींद सो रहे हैं। और इस बात को महसूस करते हुए देखें, एक तो ये कि ज़्यादा तो ये मामला, जैसे इसकी अगर थोड़ी सी तारीख़ में जाएं तो वो तो शुरू होता है अफ़गानिस्तान में USSR की इन्वॉल्वमेंट 79 से, फिर इधर ईरानियन रेवोल्यूशन, उधर रशियन इन्वेजन, और उस वक़्त पाकिस्तान में वो जो तालिबानाइजेशन और वो सारा फेज़ आया, उसका ब्लैक लैश जो है, उसका जो रिएक्शन है, जो रिबाउंड है, जब US डिसएंगेजमेंट हुई अफ़गानिस्तान में, उनकी विड्रॉल हुई, तो वो सारे लोग जो उस वक़्त वॉर मॉन्गर्स बने हुए थे, वो तो फिर अफ़गानिस्तान में तो भूख थी, क्या उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? पाकिस्तान को, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। यानी कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब 2-3 खुदकुश धमाके नहीं हो जाते थे। वैसे तो ये 2007 से इनका ज़्यादा सिलसिला शुरू हुआ खुदकुश धमाकों का, लेकिन अब तक पाकिस्तान कमो बेश कोई 470-80 खुदकुश धमाके भुगत चुका है। कि आप सोचें कि वो कौम जहाँ पे एक खुदकुश धमाके में सैकड़ों लोग, बीसियों लोग कुर्बान हो रहे हों, तो उसमें हम सिविलियंस को तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो खामोशी से अपना काम कर रही होती हैं, उनको हम एक्नॉलेज नहीं करते। दूसरा, आप ये देखें कि सर किसी भी कौम की तरक्की में अपने शहदा की कुर्बानियों को, और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से खराज तहसीन पेश कर सकता है, या किस तरीके से एक्नॉलेजमेंट कर सकता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर हमारी सिक्योरिटी के इदारे तमाम, आर्मी की बात की जाए, हमारी दीगर फोर्सेस की बात की जाए, या अंदरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए पुलिस जिस तरीके से मौजूद है, पिछले साल भी धमाका हुआ जो आप लोगों ने देखा पुलिस लाइन, तो ये तमाम कितना ज़रूरी है कि एक सिविलियन की तरफ से जो है ना वो आगे बढ़ के एक्नॉलेजमेंट की जाए? जी, बहुत अच्छे हैं साहब। एक तो पहली बात तो ये कि टेररिज्म से सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी निपट नहीं सकती। इसी तरह सबसे पहली एक्नॉलेजमेंट ये है कि हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हों, हम ये एक्नॉलेज करें। ये इस टेररिज्म को काउंटर पूरी कौम ही कर सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस तब कर सकती हैं कि उनके पीछे कौम के हौसले खड़े हों, उनके पीछे कौम की कमिटमेंट खड़ी हो। और इस वक्त इस बात की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि जो 5th जनरेशन वॉर, जिसमें एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है कि जी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ कुछ नहीं कर रही, या ये कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हमें प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने काउंटर टेररिज्म में न सिर्फ पाकिस्तान में बड़ा इफ़ेक्टिवली, मुझे ये याद है कि आज से 10-15 साल पहले जब हम आ रहे होते थे, इस्लामाबाद की सड़कें हर चौक मोर्चा बना होता था। अब इतनी सिक्योरिटाइज्ड सोसाइटी को डीसिक्योरिटाइज करना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी हमें ऐसा लगता था कि ये जितनी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हो गई है, जितना हेट्रेड हो गया पाकिस्तानी सोसाइटी में, ये तो 50 साल 100 साल लगेंगे इसे नॉर्मलाइज करने में। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने फिर नेशनल एक्शन प्लान में उन्होंने इंगेज किया लोगों को। सिर्फ ये नहीं कि लोगों को मारा या बुचरी किया, लोगों को इंगेज किया और उन्हें ये बताया, उन्हें एजुकेट किया कि अरे भाई, पाकिस्तान की सालमियत के लिए आपको हमारे साथ, यानी सिविलियंस को, सोसाइटी को, इंडिविजुअल्स को, जैसे आप फरमा रहे हैं, इंडिविजुअल्स को, हर फर्द को ये महसूस करना है कि हम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं। और जब तक हमारे बैकिंग उन्हें नहीं होगी, वो इस
जंग से नंबर आसमान नहीं हो सकता। एज अ होल नेशन जो है हमें इस सब के लिए इकट्ठे होना चाहिए। सर अगर ये बोला जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये कहना क्या सही होगा कि जब भी कोई नया चैलेंज आता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस मज़ीद मजबूत कुव्वत के तौर पर सामने आती हैं? जी एग्जैक्टली मैडम, ऐसा ही है। जैसे मैं ये कह रहा था कि ये 5th जनरेशन वॉर में तो हमें मतलब अपनी यूथ को भी ये एजुकेट करने की ज़रूरत है, और वो सिक्योरिटी एजेंसीज चूँकि उन्हें वो जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं हमें तो नज़र ही नहीं आ रही होती ना कि वो किस किस्म के चैलेंजेस हैं। यानी इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस, इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जिन्हें काउंटर करने के लिए उन्हें हमारे नौजवान को इंगेज करने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान को ये बात महसूस करने की ज़रूरत है कि हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं तो पाकिस्तान है, और हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिक्योरिटी एजेंसी ही करेगी, आर्मी करेगी, पुलिस करेगी। देखिए मैं खुद एज अ सिविलियन, मैं खुद जब तक एक सोल्जर के शूज़ में पाँव रख के नहीं देखता कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और मैं खुद अपने आप को, हर बंदा अपने आप को सिपाही महसूस नहीं करता टेररिस्ट के ख़िलाफ़। देखिए एजाज़ एक छोटा सा बच्चा था ना, 9वीं क्लास का गालिबन, उसने एक दहशतगर्द को पकड़ लिया और उसे शिकंजे में ले लिया। एक बच्चा तो कुर्बान हुआ लेकिन पूरा स्कूल बच गया। जब तक हमारी रिजॉल्व ये नहीं है कि हम में से हर बच्चा, हर बंदा ये महसूस ना करे कि मेरी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा मशकूक शख्स कहीं पे नज़र आए, कोई ऐसा इदारा काम करता हुआ नज़र आए, तो हम ये महसूस किए बगैर कि हमारी जान को ख़तरा है, हम खुद से एक सिक्योरिटी फोर्स बन जाएं, और हम ये समझें कि जब तक हम ये किरदार अदा नहीं करेंगे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ये नहीं कर सकती। सर बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ना बहुत सारे ममालिक में बहुत रिस्ट्रिक्शन शो की जाती है वहाँ की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में आप हर साल देखें तो ISSB में जो बच्चों की तादाद है वो बढ़ती चली जाती है। किसी भी फोर्स में जाने के लिए बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, चाहे लॉन्ग कोर्स हो चाहे शॉर्ट कोर्स हो। ये एक इस बात की अक्कासी है कि जितनी भी कुर्बानियाँ हो रही हैं उसके बावजूद फैमिलीज़ भी चाहती हैं कि उनके बच्चे सिक्योरिटी फोर्सेज को सर्व करें, और सिक्योरिटी फोर्सेज भी जिस तरीके से तादाद अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर 5th जनरेशन वॉर का आपने जिक्र किया, हमें टेक्निकली भी कितना स्ट्रॉन्ग अपने बच्चों को करने की ज़रूरत है कि वो शॉर्ट कोर्सेज के ज़रिए 5th जनरेशन वॉर को जो है वो करने के लिए, काउंटर इसका और अपने नैरेटिव को मजबूत बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को ज्वाइन करें, और जहां पर हम उन कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं वहीं पर अपनी फ़ौज को मुस्तहकम जो हम बना रहे हैं उसमें एज ए सिविलियंस हम लोग जब शामिल होंगे इस मूवमेंट के साथ कि एक इन्फ्लुएंसर या आप फेसबुक सभी यूज़ कर रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, सो उसमें अपनी फ़ौज का एक नैरेटिव दुनिया के सामने रखने से जो इम्पोर्टेंस होगी, और उसी की वजह है कि वो एक्नॉलेजमेंट की जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन के कितने मिशंस में पाकिस्तान के ट्रूप्स जो हैं वो शामिल हैं। सो एज एन इंडिविजुअल जहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने की बात करते हैं, वहीं पर ये पॉइंट डॉक्टर साहब समझाइए कि स्कूल कॉलेजेस में अपने बच्चों के अंदर मजीद इसको इनकल्टिकेट करने के लिए कितना ज़रूरी है कि टीचर्स प्रोग्राम्स करें, इसके ऊपर बात करें, इंटरेक्टिव सेशंस होने चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, और ख़ुद हम जब सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो उस पर कितना पोर्ट्रेल करें। बिल्कुल सही, बहुत आला। एक तो नजीम साहब ये बात हम आपने बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ ये इशारा किया। कहने को तो हम ये आम कह देते हैं कि हमें नैरेटिव डेवलप करने की ज़रूरत है, ये एक इतना अहम पहलू है। उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो आपने कहा ना कि जी आज भी हमारे बच्चे का पहला ड्रीम वो होता है, पेरेंट्स का ये ड्रीम होता है कि बच्चा हमारा फोर्सेस में चला जाए। ये नजम साहब आप उस कौम की बात कर रहे हैं जिसके हर घर के में कोई शहादतें सिविलियन या मिलिट्री या एजेंसीज के हवाले से हैं। किसी वक्त में ये लग्जरी होगी किसी बच्चे को फ़ौज में भिजवाना। आज जब आप बच्चे को फ़ौज में भिजवा रहे हैं ना, तो आप उसे कुर्बानी के लिए पेश कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हमें महसूस करने की ज़रूरत है कि आज भी माएँ जिनका एक बेटा शहीद हो चुका है वो कहते हैं कि जी मैं अपना अगला बेटा भी फ़ौज को पेश करता हूँ। वो सिर्फ नौकरी, मुलाजमत, लग्जरी या स्टेटस के लिए नहीं है, वो बिल्कुल इस क्लैरिटी के साथ कि हम ये पेश करते हैं। हमारे पास सर चूंकि वक्त कम है तो इसलिए टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला थ्रू आउट अगस्त चलता रहेगा। हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें।